Hello guys, you are all welcome in new channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic. Actually इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया पोस्ट जीडीएस के जो लेवल्स हैं कि लेवल 1 में कितनी सैलरी रहेगी, जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए लेवल 2 में उनके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी A to Z डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल 1 के लिए क्या कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है और आपको क्या काम करना पड़ेगा कि आप लेवल 2 पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, मैंने काफी वीडियोज देखी, काफी लोगों के कमेंट्स भी आए कि आप मुझे बता दो एक वीडियो में कि पूरा प्रोसेस क्या होता है। इस वजह से मैं एक ये वीडियो छोटी सी लेके आ रहा हूँ 5 मिनट की। बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे, देखो सबसे पहले दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि देखो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक 3 कैटेगरी हैं अपने जीडीएस में। ठीक है, अगर देखो जो बीपीएम है 4 आवर्स की जॉब कर रहा है उसे 1200 पर मंथ की सैलरी मिलती है। ऐसे ही सिमिलरली एबीपीएम और पोस्ट मास्टर जो ग्रामीण डाक सेवक होता है उसको 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। ये 4 आवर्स का है, इसको तुम कह सकते हो कि ये लेवल 1 का है। ठीक है, ये लेवल 1 के लिए सैलरी है। लेवल 2 का जो सिलेक्शन होता है वो 5 आवर्स के लिए होता है। मतलब जो कैंडिडेट 5 आवर्स वर्क करते हैं, चाहे वो बीपीएम हो, एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, पोस्ट मास्टर हो, तो उसकी जो सैलरी है 2,000 रुपीज उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। लेकिन बीपीएम के लिए 14,500 उसकी सैलरी हो जाती है इफ ही वर्क्स फॉर 5 आवर्स। और अगर तुम्हारा एबीपीएम और डाक सेवक है वो अगर 5 आवर्स के लिए अगर इंक्रीज होता है, अगर अपग्रेड होता है तो उसकी जो सैलरी है वो 12,000 पर मंथ हो जाती है। तो आपको ये चीज आज समझ में आ जानी चाहिए कि लेवल 1 का मतलब होता है 4 आवर्स की ड्यूटी और लेवल 2 का मतलब होता है 5 आवर्स की ड्यूटी। ये बात पहले दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने लेवल 1 को लेवल 2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सबसे सिंपल सा मेथड है, 2 क्राइटेरिया है उसमें। सबसे पहले अगर बात करें लेवल 1 में जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं सबका सिलेक्शन जनरली लेवल 1 में आता है। बहुत ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन लेवल 2 के लिए हो जाए। लेवल 2 में सिंपल सा मीनिंग ये है कि वर्कलोड ज्यादा रहेगा, वहां पर जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है या जो एबीपीएम का भी सिलेक्शन अगर तुम्हारा किसमें हुआ लेवल 2 में हुआ है, मतलब 5 आवर्स की अगर उसे ड्यूटी करनी पड़ रही तो इसका मतलब जो एरिया उसे कवर करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डाक वगैरह वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जो लोग लेवल 1 पर सिलेक्शन लिया है, जिन लोगों ने 4 आवर्स की जिन लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। लेवल 2 में काम ज्यादा होगा, वहां पर ट्रांजेक्शंस वगैरह की चीजें ज्यादा हो रही होंगी। ये चीज है, हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि कितने पॉइंट्स हैं, 8-9 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको लेवल 1 से अपग्रेड करना है लेवल 2 में जल्दी से। देखो अगर सबसे पहले बात करें जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि 6 मंथ तो लगता ही है कि जो कैंडिडेट लेवल 1 पे सिलेक्शन लिए हैं और वो कैंडिडेट चाहते हैं कि लेवल 2 में सिलेक्शन ले लें तो 6 मंथ का तो उन्हें क्राइटेरिया लगता ही लगता है। ये बात तुम मान के चलो, ठीक है, 6 मंथ आपको लगने वाले हैं। दूसरी बात, अब या तो 6 मंथ नहीं तो मिनिमम आपको 1 साल लग जाती है लेवल 2 में अपग्रेड होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लेवल 1 से तुम डायरेक्ट लेवल 2 में चले जाओ, ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। पहले क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे इंस्पेक्शन होते हैं। इंस्पेक्शन का सिंपल सा मीनिंग जो तुम्हारे एसओ होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उसके डाक के, ठीक है, या एसओ वगैरह जो होते हैं वो तुम्हारे बीपीओ को यानी कि ब्रांच ऑफिस को विजिट करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ पर काम वर्कलोड ज्यादा है कि काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तुम्हें ओवर टाइम देना पड़ रहा है, देन आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपका काम को देखते हुए आपके वो लेवल 1 को लेवल 2 में अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं और वो करवाते हैं ऊपर अपने अधिकारियों से। तो ये पूरा सिस्टम रहता है। हर 3 महीने में एबीपीएम के लिए ये इंस्पेक्शन होता है जो अधिकारी चेक करते हैं, और 6 मंथ में तुम्हारा होता है बीपीएम के लिए, और 1 साल में तुम्हारा बीपीएम के लिए ये 2 टाइम्स होता है तुम्हारा इंस्पेक्शन होता है। लेकिन बीपीएम के लिए तुम्हारा 6 मंथ 1 ईयर, और तुम्हारा जो एबीपीएम के लिए डाक सेवक के लिए वो तुम्हारा एबीपीएम के लिए जनरली होता है 3 मंथ्स में। लेकिन डाक सेवक में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए उनको फायदा रहता है। उनको फायदा इसलिए रहता है क्योंकि डाक सेवक के जो कैंडिडेट होते हैं ना उनको फायदा ये मिल जाता है क्योंकि उनको एसओ में काम करना पड़ता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिस में। तो वहां पर वर्कलोड हमेशा जाना रहता है। वहां पर ऐसे बहुत सारे कम कर्मचारी होते हैं जो वहां पर ड्यूटी पे होते हैं। इस वजह से वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से जिसका डाक सेवक में हुआ है उसकी जो लेवल है वो जल्दी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर अधिकारी रहते हैं, उनको पता रहता है कि कितना काम यहाँ पर हो रहा है और कितना कैंडिडेट यहाँ पे टाइम दे रहा है।
तो डाक सेवक वालों को जल्दी लेवल इंक्रीज होता है, एबीपीएम को इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि वो एक ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं और वो उनको उस हिसाब से एरिया मिलता है। अगर काम बढ़ जाता है, वो ब्रांच ऑफिस जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ उसका जो दायरा है, जो डिस्टेंस है, वो अगर बीच में इंक्रीज कर दी जाती है, देन आप 1 लेवल से 2nd लेवल में अपग्रेड कर दिए जाते हैं। ये तो पूरी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने चाहिए अगर आपको लेवल 1 से लेवल 2 में जल्दी अपग्रेड करना है। सबसे पहली बात कि हैंडलिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, मतलब ये ऐसी चीज है कि जो मतलब आर्टिकल्स पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरी वगैरह आती है, वो आर्टिकल्स हर एक चीज का पॉइंट मिलता है और वो पॉइंट मिनिमम आपके मंथ में फॉलो होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे कि 1 लेवल से लेवल 2 में आपको अपग्रेड कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता कि एबीपीएम को केवल अपग्रेड कर दिया जाए और बीपीएम रह जाए, दोनों कैंडिडेट को साथ में ही अपग्रेड किया, या तो आप बीपीएम पहले अपग्रेड हो जाएगा देन एबीपीएम। ऐसा नहीं होगा कि एबीपीएम पहले कर दिया गया और बीपीएम को अपग्रेड नहीं किया गया, बिकॉज दोनों के क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है कि मंथ में 14 पॉइंट्स होने चाहिए जो फुलफिल करते हैं इस क्राइटेरिया को कि भैया आपको हम लेवल 2 में अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हैंडलिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, 1 पॉइंट ऑफ वर्क लोड फॉर एवरी 25 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैंडल्ड इन ए मंथ, यानी कि एक महीने में 25 ऐसे आर्टिकल्स होने चाहिए जो अनरजिस्टर्ड हो, जो मतलब रैंडमली कैंडिडेट ने भेजे हों डाक में, और हर 25 आर्टिकल्स का क्या होता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स का 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि 1 पॉइंट मिलेगा 25 आर्टिकल्स पे, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पे एक महीने में, तो 1 पॉइंट आपका यहां से हो गया। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपको मिनिमम 14 पॉइंट्स करने होते हैं वो आपको लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड करने के लिए 14 मंथ में। 3 मंथ के बाद इंस्पेक्शन होगा, अगर आपने ये क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया 14 पॉइंट्स वाला, देन आप 1 लेवल से 2nd लेवल में अपग्रेड कर दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? हैंडलिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हैं, जो पहले ही से कैंडिडेट वहां पर कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, उनका भी 1 पॉइंट इंक्लूड होता है। अगर एक महीने में आपके इतने 22 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स वहां पर एक मंथ में ले आते हैं, तो ये क्राइटेरिया फॉलो होता है, तो 1 पॉइंट आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, इसके बाद अगर हैंडलिंग ऑफ मनी ऑर्डर्स, जो लोग मनी ऑर्डर करते हैं ना, मनी ऑर्डर से अपना ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो हर एक 15 ऑर्डर पे आपको क्या मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, मूविंग फर्दर अब हम लोग देखते हैं तुम्हारा ये मनी ऑर्डर वाला हो गया। उसके बाद सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, मतलब जो जितने स्टैम्प्स हम लोग सेल कर पाएंगे कैंडिडेट को लगा के, ठीक है, हर एक उसका पॉइंट मिलता है, और वर्क लोड फॉर एवरी 900 रुपीज, यानी कि एक सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का अगर तुमने 900 रुपीज में वर्क लोड का बेच दिया, सेल कर दिया, तो उसका 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज करो आपने 1800 रुपीज के तुमने ये स्टैम्प बेच दिए, सेल कर दिए, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। 900 में किया है, 900 का काम किया है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे अगर 3600 का कर दिया तो आपको 3 पॉइंट मिल गए, यानी कि 1 महीने का। ठीक है, तो ये ऐसी बात रहती है इनकी। मूविंग फर्दर, हैंडलिंग ऑफ कैश, 1 पॉइंट ऑफ वर्क लोड फॉर एवरी 20,000 रुपीज कैश हैंडल्ड इन ए मंथ। अगर आपने एक महीने में 20,000 रुपए का कैश आपने वहां पर उस पोस्ट ऑफिस में आ गया, तो आपको उसका 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मूविंग फर्दर, सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब आपने जो क्या होता है अपने बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह में अब सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं, एनएससी ट्रांजेक्शन वगैरह जो होते हैं, उनका भी आपको पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट ऑफ वर्क लोड फॉर एवरी 10 ट्रांजेक्शन इन ए मंथ। अगर आप एक महीने में 10 ट्रांजेक्शन करवा लेते हैं तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपने 20 ट्रांजेक्शन करवा दिए तो आपको उसके 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट सारे कैलकुलेट होते हैं हर एक छोटे मोटे काम के, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है कि कैसे हम इस काम को अब 3 महीने तक अल्टीमेटली कर पाए। मूविंग फर्दर, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, ये स्कीमें गवर्नमेंट चलाती है कि भैया हाँ इंश्योरेंस वगैरह लोगों से करवाओ, सो दैट कि उनकी लाइफ को फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो, तो उसका भी पॉइंट मिलता है। अगर आप 10 ट्रांजेक्शन करवा देते हैं, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन 10 करवा देते हैं एक महीने में, तो उसका 1 पॉइंट मिलता है। ऐसे ही सिमिलरली अगर 20 ट्रांजेक्शन करवा देते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ से, किसके? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन के। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मूविंग फर्दर, कलेक्शन ऑफ टेलीफोन ऑफ एनी अदर बिल्स, जैसे जो बिल्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, अगर आपने बहुत सारी चीजें कर ली, वर्क लोड फॉर
एवरी 20 बिल्स। अगर आपने एक महीने में 20 बिल आपने ये कलेक्शन ऑफ टेलीफोन या कोई भी अदर चीज जो इक्विपमेंट डिजिटल है या इलेक्ट्रॉनिक है, तो हर एक 20 ऑर्डर्स पे आपके 20 बिल पे 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 40 हो गए तो 2 पॉइंट्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। ये ऐसे पॉइंट्स इसमें काउंट होते हैं क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं बीपीएम में। इस वजह से अकाउंट्स वर्क एंड रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स इन ए मंथ, मतलब ये चीजें तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो मेल वगैरह आप डिस्पैच करेंगे और जो तुम्हें रिसिप्ट प्राप्त होंगी, ठीक है, वो जेन्युइनली क्या होनी चाहिए, वो अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रजिस्टर में जो भी काम हुआ आपने वो कैसा नहीं किया, प्रॉपरली तरीके से उसको फॉर्मेट में नहीं किया, आपने रजिस्टर में जैसे मेल वगैरह में सारी चीजें अपडेट नहीं की, वो सारी चीजें रिसिप्ट तुम्हारी जो भी डिस्पैच वगैरह हुई सारी मेल्स हर एक मंथ की सारी अपडेटेड होनी चाहिए, तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। एट लास्ट आपको एक पॉइंट मिलता है कि लास्ट में 14 पॉइंट्स आपके पूरे मंथ में होने चाहिए। अगर आपके 14 पॉइंट्स पर मंथ में बन रहे हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर अपग्रेडिंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, ठीक है। फिर आप लेवल 1 से लेवल 2 के लिए क्या कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने जो सीनियर हमारे अधिकारी वगैरह होते हैं या लोग होते हैं, वो जब इंस्पेक्शन करने आते हैं हर 3 मंथ में एबीपीएम का, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सर वर्कलोड ज्यादा है तो मुझे लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड कर दिया। जैसे ही वो लेवल 2 में अपग्रेड कर देंगे तो आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका फायदा है 10,000 से आपका 12,000 पर मंथ मिलने लगेगा और आपका जो डीए वगैरह है वो अलाउंस तो पहले ही से मिलता है। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट सेक्शन इन बिलो, कमेंट करो और बताओ कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो लेवल 1 पे काम कर रहे हैं और कौन से कैंडिडेट हैं जो लेवल 2 पे अपग्रेड कर दिए गए हैं, और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और कहां से वो लोग प्लेस कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।